हाय हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, और सेल का जो हम लोग लास्ट क्लास में जहां तक छोड़े थे हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हमारा जो सेल है ये एक सभी ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। कैसे ये सेल बेसिक यूनिट कहलाता है। क्यों बेसिक यूनिट कहलाता है? हमने देखा था कि हमारा सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है। फिर हमने देखा कि ये ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहलाता है। 3 पॉइंट हमने देखा था। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, राइट। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा कि सेल का हिस्ट्री क्या होता है ना, सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवरी के वक्त क्या क्या चीजें हुई। फिर हमने देखा कि माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किसने किया और ये सब आगे का स्टोरी क्या हुआ। रॉबर्ट हुक क्या किए, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉफ को क्या कहा गया, ठीक है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया। तो कई सारे इंफॉर्मेशन हमने इसके बारे में देखा। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए क्लियर। कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर तो स्कोर मिलेगा बढ़िया। अगर कॉन्सेप्ट स्कोर आपको नहीं मिल पाएगा भाई, ये याद रखिएगा। ही रूल चल के, क्योंकि देखिए रटने से आपको स्कोर नहीं आने वाले अब। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हो या आपका नीट एग्जाम हो, अब से पैटर्न चेंज हो गया है। कल जो इंफॉर्मेशन आया था तो क्यों, क्योंकि जो भी अब बोर्ड्स में जो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे अब वो सारे क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल थियरी के बेस पर ही क्वेश्चंस होंगे। तो हमें हर चीज को एक लाइव नजरिया से देखकर, उसको एक कॉन्सेप्ट को समझकर तब उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। रटने का काम छोड़ दीजिएगा आप लोग सब अब। ठीक है, अब ये सब नहीं चलने वाला है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख चुके? रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। फिर उसके बाद हमारे साइटोप्लाज्म का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक आए जो एनिमल सेल को डिस्कवर किए। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए जो कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। यस, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग देख चुके थे, राइट। ओके, उसके बाद हमारे जो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जैसे सेल, हमने देखा था कि सेल को कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम उसको कहें कि एक सेल कहलाएगा, ये एक पर्टिकुलर सेल जो है वो हम क्यों इसको हम सेल कहते हैं, ये भी हमने देखा था। सेल के अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहले बेसिक कंपोनेंट्स हमारे क्या है सेल के, वो देखना जरूरी है। तो अगर हम बात करें एक सेल की, तो सेल में 3 बेसिक कंपोनेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है उसका आउटर कवर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कहकर हम इसका एक और नाम भी दे सकते हैं जिसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज, तो साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा चीज इंपॉर्टेंट क्या है? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है, ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। और तीसरा सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा न्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला है, राइट। ऑल राइट, और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, या अगर हम बात करें तो ये आउटर कवर में, ये प्लांट सेल में सेल वॉल भी होगा, सेल वॉल भी आएगा। ठीक है, अब देखते हैं बात कि हमारा जो सेल वॉल है, ठीक है, ये हमारा सेल वॉल, ये किसने डिस्कवर किया था? जैसे हमने कहा कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को, तो ये सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया होगा? ये क्वेश्चन आता है ना, कि सेल वॉल जो है हमारा, ये डिस्कवरी सेल वॉल का किसने किया था? तो जब रॉबर्ट हुक ने जब सेल को देखा था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जब सेल को देखा था तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि आउटर कवर है और अंदर में कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है। उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर में है ही नहीं कुछ, यानी अंदर का मटेरियल उनको कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन दिखा। और ये क्या है? दिस इज द सेल वॉल।
सो अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, आपको बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे लिख देना है रॉबर्ट हुक। बता देना है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल को डिस्कवर किया था, क्योंकि जो उन्होंने सेल देखा था वो एक डेड सेल था और सेल का सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर यानी ये सेल वॉल उनको दिखाई दिया था, अंदर का कोई मटेरियल उनको दिखाई नहीं दिया था, और इसीलिए हम कहेंगे कि सेल वॉल को भी रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और समझने वाली लॉजिकल बात है ये, क्योंकि जब सेल के अंदर कुछ दिखाई नहीं तो उन्होंने देखा क्या, तो सिर्फ देखा आउटर वॉल, और प्लांट सेल देखा था उन्होंने, तो प्लांट सेल जब देखा था और प्लांट सेल का आउटर वॉल देखा था तो उस प्लांट सेल का आउटर वॉल क्या है, सेल वॉल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को डिस्कवर किया था। यस, ओके। बहुत अच्छी बात है, तो सेल वॉल को डिस्कवर कर दिया गया। बात आती है साइटोप्लाज्म की। ठीक है, बात आती है साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया, ये इंफॉर्मेशन आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है और ये आपका पहला होमवर्क है आज का कि साइटोप्लाज्म का डिस्कवरी किसने किया था, ये आपको बताना है। इसके पहले कि ये आप कुछ उल्टा सीधा बको, यहाँ पे हम एक चीज बता देते हैं कि साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी के पीछे एक छोटा सा हल्का सा क्या है, एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें कि पहले जब साइटोप्लाज्म देखा गया था, वो पहले साइटोप्लाज्म देखा था डुजार्डिन नाम का एक साइंटिस्ट, ने इस साइटोप्लाज्म को देखा था, और उन्होंने साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म को देखा था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है हम लोग देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो डुजार्डिन ने डिस्कवर किया, जब डुजार्डिन ने डिस्कवर किया, देखा, लेकिन उन्होंने नाम इसको सही से नहीं दे पाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये, इसको हम कहेंगे सारकोड, इसको हम कहेंगे सारकोड। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ऐसा कुछ नाम दिया, लेकिन दुनिया वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोले कि ना ना ये सही नहीं है, ये कोई अच्छा डिस्कवरी नहीं है, तो ये उन्होंने ये ऐसे कुछ होता ही नहीं है करके इसको रिजेक्ट कर दिया। सेम चीज को जेई पुरकिंजी ने डिस्कवर किया और उन्होंने नाम दे दिया। उन्होंने क्या किया, नाम दे दिया। जब उन्होंने नाम दिया तो लोगों ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया, और इसीलिए जब भी नाम आता है डिस्कवरी का तो जेई पुरकिंजी का नाम आता है। जब भी डिस्कवरी का नाम आता है, किसका आता है, जेई पुरकिंजी का। अब हमें बताइएगा आप लोग कि साइटोप्लाज्म का डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किसने किया था। जेई पुरकिंजी क्या डिस्कवर किए थे, प्रोटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म, दोनों में अंतर है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आता है न्यूक्लियस, ये हमारे न्यूक्लियस है। आपको पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, आपको हमें आप लोगों को पता है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बता दिया था, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, राइट, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। हमने होमवर्क दिया था कि कौन से साल में डिस्कवर किए थे, ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना है। ठीक है, आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा, किसी ने मुझे सबमिट तो नहीं किया, एनीवेज कुछ लोगों ने सबमिट किया, सब लोगों ने सबमिट नहीं किया। जो लोग सबमिट नहीं किए अब उनसे हम बाद में डील करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो ये था कुछ डिस्कवरीज हमने देख लिया यहाँ, और भी कई सारे डिस्कवरीज हुए, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स का डिस्कवरी हुआ। तो पहले अगर हम बात कर शुरू करेंगे, हम किस चीज से शुरू करेंगे, अच्छा तो शुरू करेंगे, लेकिन अभी हम एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दें। आप लोग अगर खुद को रीनेम नहीं करते हैं तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, और ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, अपना नाम आप लोग वापस से जुड़िए और रीनेम करके वापस आइए। ठीक है, किसको रिमूव करना है सर, अच्छा गैलेक्सी जेएसएल मैक्स को। अच्छा, गैलेक्सी जेएसएल मैक्स जो भी है, आप अपना नाम चेंज करके वापस से जुड़ जाइए। ठीक है, अभी आपको रिमूव किया जाएगा और आप वापस से क्या करिए, वापस से ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है, ऐसे तो रिमूव तो नहीं करना चाहिए, बट आप लोग क्या करें, आप लोग नाम चेंज नहीं करते हैं तो मुझे मजबूरन रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली निकल गए, वेरी गुड। चलिए, तो अपना नाम रीनेम करके वापस से जुड़ जाइएगा प्लीज। अपने ही ओरिजिनल नाम से जुड़िए, किसी और नाम से या मोबाइल के मॉडल नंबर से मत जुड़िए, क्योंकि उसके बाद जो भी यहाँ पे स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं फिर वो लोग आपको रिमूव कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारा क्लास मिस हो जाएगा। तो इसलिए कृपा करें और हम पर कृपा करें, और प्लीज ऐसा न करें, अपने ओरिजिनल नाम से ही जुड़े। ठीक है, चलिए। हमारे कुछ दो साइंटिस्ट ऐसे हैं, ठीक है, हमारे कुछ दो साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि एक अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं। ठीक है, एक अलग अलग फील्ड से जुड़े हैं। एक साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि बॉटनिस्ट हैं, और एक साइंटिस्ट हैं जो जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट क्या है, एक साइंटिस्ट हमारे बॉटनिस्ट हैं और दूसरे साइंटिस्ट हमारे जूलॉजिस्ट हैं। राइट, अब एक का नाम है मैथ्यू स्क्लेडेन, ठीक है, एमजे स्क्लेडेन, और दूसरे का नाम है थियोडोर स्क्वान। ठीक है, एक का नाम है मैथ्यू जे स्क्लेडेन, और इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, तो मैथियास जैकोब स्क्लेडेन। मैथियास जैकोब स्क्लेडेन इनका नाम है, मैथियास जैकोब स्क्लेडेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अच्छा ठीक है, इन्होंने क्या किया हम बताते हैं, लेकिन इसके पहले ये कहाँ के हैं। ठीक है, ये आपको पता करके मुझे बुक से ढूंढकर अगले क्लास में मुझे बता देना है, या फिर आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनका स्पेशलिटी क्या है। हम बता देते हैं कि इनमें से एक बॉटनिस्ट है और एक जूलॉजिस्ट है। कौन बॉटनिस्ट है और कौन जूलॉजिस्ट है आपको मुझे बताना है, और ये कौन कौन से कंट्री से, किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी हमें आप लोगों को बताना है। ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश है और एक जर्मन है। ठीक है, या दो ब्रिटिश कह सकते हैं आप लोग, या दोनों जर्मन। अब आप लोगों को बताना है कि कौन ब्रिटिश है, कौन जर्मन है, कौन बॉटनिस्ट और कौन जूलॉजिस्ट है। ठीक है, ठीक है, एमजे स्क्लेडेन और थियोडोर स्क्वान। अब यहां पे बात आती है कि ये दोनों लोगों का नाम यहाँ पे हमने क्यों लिया। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर कुछ बातों को, ये दोनों अलग अलग दूर देश में अलग अलग जगह पे रहते थे, यानी एक ब्रिटिश थे, एक जर्मनी में रहते थे और एक इंग्लैंड में रहते थे। इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहते हैं। तो इंग्लैंड और जर्मनी सब यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, दोनों यूरोपियन कंट्री है, एक ब्रिटिश के हैं और दूसरे जर्मन के हैं। तो दोनों लोगों ने क्या किया, एक बहुत दूर दूर रहते हैं और एक दूसरे के फील्ड में, मतलब बायोलॉजी में काम करते थे, तो कहते हैं कलीग है दोनों, और बहुत अच्छे दोस्त थे। और एक दिन ये दोनों डिनर पे मिले। ठीक है, एक दिन दोनों डिनर पे मिले, और डिनर के बाद आफ्टर डिनर जो पोस्ट डिनर कॉफी होता है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में तो ठंडा ज्यादा होता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में और खास करके लंदन वगैरह में जो है वो क्लाइमेट हमेशा चिल रहता है, टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, तो इसलिए वहां पे कॉफी पिया जाता है, रात में कॉफी पिया जाता है, ताकि बॉडी हमेशा टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा फॉल ना हो, इसीलिए कॉफी पीने का रिवाज है वहां पे। खाने के बाद कभी भी कॉफी, वाइन, ये सब जो है वो चलता रहता है। तो पोस्ट डिनर कॉफी में वो लोग डिस्कस कर रहे थे अपने अपने रिसर्च के बारे में। जब वो लोग अपने अपने रिसर्च के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दोनों लोगों ने देखा कि बहुत सारी कॉमन सिमिलैरिटीज है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है उनके दोनों के रिसर्च में। उन्होंने देखा कि यहाँ पे सेल वॉल होता है और हर चीज सेल से ही बना होता है। ठीक है, वो अपने आस पड़ोस में देखते थे पूरा सेल से ही बना होता है प्लांट्स का, ये देखते थे पूरा एनिमल जो है वो सेल से ही बना है, सेल्स जहां देखो तहां सेल ही सेल है। तो इसीलिए उन दोनों लोगों ने मिलकर ये पहला पॉइंट जो हमने बताया, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये कंक्लूड किया। सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, दोनों सेल से बने हैं। और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये जो हमने बताया आपको, ये उन्होंने कंक्लूड किया। फिर कहा कि अरे भाई ये तो ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बेसिक यूनिट हुआ है ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द बेसिक यूनिट, ये भी कंक्लूड किया। उसके बाद कहा कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाता है, तो थर्ड पॉइंट उन्होंने ये भी
इंक्लूड किया इसमें, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बोला। तो ये सब बोलकर उन्होंने कहा कि ये एक थियरी के रूप में हम लेते हैं और इसको हम कहते हैं सेल थियरी। इसको हम कहते हैं सेल थियरी। इसको हम क्या कहते हैं? सेल थियरी। और ये जो हमारा सेल थियरी है, ये किसने दिया? ये मैथियस जैकब स्लेडेन और थियोडर स्वान, यानी एमजे स्लेडेन और टी स्क्वान, दोनों लोगों ने मिलकर, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, थियोडर की जगह पे टी और एमजे, यानी मैथ्यू जैकब स्लेडेन की जगह पे एमजे स्लेडेन भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और तो ये दो लोगों ने मिलकर क्या किया? ये कुछ थियरी को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, ये थियरी को फॉर्मुलेट कब किया? 1855 में। 1855 में, 1855 में, 1855 में इन दोनों लोगों ने मिलकर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर अपना अपना थियरीज दिए और पुट टुगेदर सेल थियरी 1855 में फॉर्मुलेट किया गया। ठीक है, 1855 में सेल थियरी फॉर्मुलेट किया गया। ऑलराइट, और उन्होंने कहा कि ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेल से बना रहता है, सारे बेसिक यूनिट जो है वो सेल है सबके। ठीक है, वायरस जो है वो सेल नहीं है। यस ऑफ कोर्स सुप्रिया, वायरस सेल नहीं, और कारण क्या है हमने लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, यानी सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं। उसके बाद हमारे जो सेल होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, ये सब उन्होंने कहा, और इसको हमने कहा कि ये एक सेल थियरी है। लेकिन अचानक से इसमें एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने 1858 में एक और स्टेटमेंट इसमें ऐड कर दिया। क्या ऐड किया? ऐड किया यहां पे ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूले। ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूले। ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूले का मतलब क्या है? ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला या सेल्यूले, जो भी यहाँ पे हम चाहे वो कह सकते हैं। ठीक है, और सेल्यूले प्लूरल हो गया और ये सेल्यूला जो है वो सिंगुलर हो गया। एनीवेज, तो ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला, ये इसका मतलब क्या है? ये 1858 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, छोड़िए। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में कहा कि ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूले। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब दिया होगा? अच्छा ठीक है, ईयर्स का थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वही आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट, उसी को फॉलो करिएगा। ठीक है, 1855 दिया है या 1858 दिया है, आप लोगों को सेम एनसीईआरटी में जो दिया है वही टेक्स्ट को फॉलो करना है, उसी ईयर को फॉलो करना है। आप लोग एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा एनसीईआरटी में कि कौन सा साल दिया है। पहले कुछ साल पहले आपको जो रॉबर्ट एमजे स्लेडेन और थियोडर स्वान ने मिलकर तीन जो स्टेटमेंट दिए, ये कुछ दूसरे साल में था, और रुडोल्फ विर्चो किसी दूसरे साल में अपना स्टेटमेंट दिए। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट ऐड हुआ इन तीनों स्टेटमेंट के साथ, और क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि ऑल सेल्स, ठीक है, ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमारे जो सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स पहले के जो सेल्स होंगे उसी सेल से अराइज होते होंगे। ठीक है, यानी एक सेल यहाँ पे बना है, मान के चलो कि हमारे पास एक सेल है, ये सेल यहाँ पे बना है, इसका मतलब ये है कि ये सेल नॉर्मली ऐसे ही नहीं, भगवान ने ऐसे नहीं उसका उठा के पटक दिया एक सेल आ गया, नहीं, इसके पहले कुछ सेल हुआ होगा, उसी सेल से ये सेल फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला। एक्चुअली इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है, एक स्टोरी लाइन है। क्या स्टोरी लाइन है? तो एक साइंटिस्ट आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा होगा, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है मेंडल। ठीक है, मेंडल, यस, मेंडल का नाम सुना होगा आपने।
हमारे जो मेंडल थे, ग्रेगर जोहान मेंडल, जीजे मेंडल कहते थे, हमारे मेंडल सर क्या बोलते थे कि मेंडल सर ने जेनेटिक्स के बारे में बताया कि हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गेनिजम्स है उसमें जीन्स होते हैं, और जीन्स से ही हमारे ट्रेड्स और बाकी सब चीजें जो है डेवलप होती है, उसी से हमारा फंक्शंस होता है। और कई सारे उन्होंने थियरीज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया, ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कई सारी चीजें जो है जेनेटिक्स में आए, और इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यस, सही बोला आपने। तो हमारे जो जीजे मेंडल साहब है, उनसे पहले, जीजे मेंडल से पहले क्या माना जाता था, कैसे बच्चे होते थे, ठीक है, जीजे मेंडल से पहले माना जाता था कैसे बच्चे होते थे। तो बच्चे, कई सारे लोगों ने, कई सारे कम्युनिटीज अलग अलग तरीके से अपना अपना नया नया स्टोरी सुनाने लगा। अगर कोई लेडी है, किसी फीमेल को देख लेती है तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर किसी मेल और फीमेल का पसीना एक दूसरे में टच होता है, गले लगते हैं या पसीना टच होता है, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर फीमेल अगर मेल को देख भी लेती है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर फीमेल अगर मेल को किस कर लेती है तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो बताया जाता था, ठीक है, बहुत सारी गलत फहमियां जो है वो पैदा हुई। लेकिन तभी जाके जेनेटिक्स मेंडल ने कहा नहीं, ये सब चीजें जो प्रेगनेंसी है वो सब चीजें फर्टिलाइजेशन से, रिप्रोडक्शन से, ये सब और भी कई सारे लोग आए और उनको बताए। कुछ लोग मेंडल से पहले, हमारे जो ग्रेगर जोहान मेंडल हैं, इन मेंडल से पहले कुछ लोग, ये कुछ कम्युनिटीज ऐसे थे जो कहते थे कि हमारे जो धरती पे जो जनरेशन हुआ, जैसे एवोल्यूशन के बारे में बताया गया, एवोल्यूशन से पहले क्या जाना जाता था कि नहीं नहीं, यहाँ पे धरती पे जो जीव जंतु पैदा होते हैं अपने आप पैदा हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियसली ऐसे ही जनरेट हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर एक कोई वीट का प्लांट ले लो और उसमें कपड़े को लपेट कर रख दो, तो वहां पे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं। कई सारे ऐसे स्टोरीज जो बनाए गए। मुस्लिम कम्युनिटी अलग कहते हैं, हिंदू कम्युनिटी अलग कहते हैं। हिंदू कम्युनिटी कहते हैं कि कोई दो पर्सन को भगवान ने धरती पर भेजा और उनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ और फिर जन्म ले लिए, कई सारे ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए। भाई, इंसान से इंसान आए होंगे, मान सकते, इंसान से कुत्ते थोड़ी ना आएंगे, है कि नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन जब होता है तो कुत्ते का जो स्पर्म होता है वो ह्यूमन स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज कभी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि सेंस कर लेते हैं कि ये जो स्पर्म आ रहा है मेरे पास, ये ह्यूमन स्पर्म है कि दूसरे एनिमल का स्पर्म है, तो वहां पे अटैचमेंट ही नहीं होगा। तो कभी भी इंसान से इंसान पैदा हो सकते हैं, इंसान से कुत्ते, बिल्ली, सुअर, ये सब पैदा नहीं हो सकते। मतलब क्या है कि मतलब भगवान ने हर प्रकृति, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक एक करके धरती पर भेजा और उसमें से प्रोड्यूस हुए, ऐसा है? ऐसा नहीं होता। तब जाके मेंडल ने कई सारे थियोरीज बनाए, ठीक है, जीन्स के बारे में बताया, जेनेटिक्स के बारे में बताया। और रुडोल्फ विर्चू ने जब ये स्टेटमेंट बोला कि ओमनी सेलुलर सेलुले, लोगों के बीच में युद्ध छिड़ गई, लोगों ने इनके खिलाफ बगावत कर दिया, ठीक है। कई सारे कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी में कहा जाता है कि एडम एंड ईव दो लोग थे, ठीक है। हिंदू वाले का तो नाम मुझे नहीं याद है, बट एडम और ईव क्रिश्चियन में दो लोग थे जो जीसस से भेजा, यहाँ पे आए, रिप्रोडक्शन किए, फिर भगवान ने श्राप दे दिया कि तुमने रिप्रोडक्शन क्यों किया, और इसलिए वो और श्राप दिया कि रिप्रोडक्शन करने की वजह से तुम यहीं पे रहोगे और आगे सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन ही करोगे। ऐसा थोड़ी होता है। भगवान ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाए, भगवान ने वजाइना बनाया, भगवान ने पेनिस बनाया, भगवान ने स्पर्म बनाया, भगवान ने कई सारी चीजें बनाई। ये सब चीजें क्यों बनाया भगवान ने? प्रदर्शनी के लिए नहीं, एग्जिबिट करने के लिए नहीं। किस लिए? कैसे ही भगवान को मन किया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बना दिए, जेनिटल्स बना दिए? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान खुद, नेचर, भगवान कौन है? भगवान है नेचर। तो नेचर ये चाहते थे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एवोल्यूशन होता है। सेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक मेल का सेल आता है, एक फीमेल का सेल आता है, गैमीट आते हैं, उसको सेल नहीं कह सकते, गैमीट आता है। वो गैमीट क्या करता है? सेल ही एक तरह का है लेकिन वो हैप्लॉइड है। तो गैमीट आता है, वो गैमीट स्पर्म सेल आएगा, ओवम दोनों फ्यूज करेंगे, तो स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल
यानी डीएनए और ओवम का डीएनए मिक्स होकर एक नया डीएनए बनेगा, तो नया तरीके का एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है, ह्यूमन ही होगा या फिर जो जिस एनिमल का स्पर्म ओवम फ्यूज हुआ वही एनिमल होगा, लेकिन उसमें वेरिएशंस होंगे, क्योंकि वहां पे जब मिक्सिंग होगा तो जीन्स चेंज होंगे, तो वो नया डिफरेंट टाइप्स का जनरेट होगा। ठीक है, तो ये भगवान एवोल्यूशन, इससे क्या होगा, इससे स्पीशीज कंटिन्यू होते रहेंगे, एवोल्यूशन नहीं होंगे। इसीलिए ये नेचर ने हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो बेनिफिट उठा दिया। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी होता रहे। लेकिन ये सब लोगों के वजह से ही ये थियरीज किसी को पता नहीं था। जब ये थियरी किसी को पता नहीं था तब जाके, हाँ रोहित आनंद बताइए क्या प्रॉब्लम है, चैट बॉक्स में डालिए क्या इश्यू है। क्या डाउट है चैट बॉक्स में डालिए रोहित आनंद। एनीवेज, तो हम क्या कह रहे थे, तो ये सब चीजें जो है लोगों के भ्रम, अंधविश्वास और इलिटरेसी, या कह सकते हैं कि झूठा खोखला वो कॉन्सेप्ट के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ करते थे। और उस सारे प्रॉब्लम को, क्योंकि जब मान के चलिए दो एकदम उच्च कोटि के हैं, मान के चलिए कि एक ऐसे इंसान है या ऐसा ग्रुप है जो मानते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और ऑपोजिट वाला ग्रुप कहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और दोनों अपना अपना मानते हैं कि अपने अपने जगह पे सर्वश्रेष्ठ हैं। बीच में कोई इंसान आता है और उन दोनों के ऑपोजिट में बोलता है, तो इन दोनों का ईगो क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है। इन दोनों का ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का जब ईगो, तो वैसा ही आए थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि नहीं नहीं भैया, आप लोग जो बोल रहे हैं एकदम झूठ है, अंधविश्वास है, भ्रम है। ठीक है, क्या आप जो बोल रहे हो वो भ्रम है, वो अंधविश्वास है, इसका इलाज करो। इसका इलाज क्या है? तो बोला कि दोनों आप जो कह रहे हो क्या सही कैसे है? तो भाई सही है, देखो यही है वो स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या? ओमनीसेलुलर सेल्यूलर, यानी ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हो? दोनों ने दोनों सारे ग्रुप्स जो है, रिलीजियस ग्रुप्स हो या फिर नॉन साइंटिफिक ग्रुप्स हो, ठीक है, या जो मानते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कई सारे ऐसे थियरीज थे, वो सब लोगों ने इनके खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। जब रुडोल्फ विर्चो के खिलाफ बगावत शुरू किया उन लोगों ने, तो पता है क्या हुआ? कई सारे साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो इनके थियरीज को सही मानते थे। उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करके उन्होंने इनके ये स्टेटमेंट को प्रूव करना शुरू किया। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग बॉम्ब फेंक देते हैं और चुपचाप साइड में जाकर तमाशा देखने लगते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक बम फेंक दिया, एक स्टेटमेंट का बम फेंक दिया। क्या बोला? ओमनीसेलुलर सेलुलर, और चुप हो गए और साइड में आ गए। अब तमाशा देखने लगे हो क्या रहा है, और वहां पे प्रदर्शन, और वहां पे क्या होने लगा? ड्रामा होने लगा। ठीक है, और मुफ्त का एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठाने लगे साइड में खड़े होकर। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इसको तो रोकना पड़ेगा, वो हंगामा कर देगा, सब बहुत जीना मुश्किल कर देगा। तब जाके रॉबर्ट कोच, उसके बाद फ्रांसिस्को डी रेडी, ऐसे जैसे कई सारे साइंटिस्ट आए और उन लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किया। उनमें से दो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट था ये सही स्टेटमेंट था। ठीक है, और वो क्या एक्सपेरिमेंट था? दो एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ईयर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, कई सारे बुक्स में, अलग अलग बुक्स में 1-2 साल का डिफरेंस होता है। जो एनसीईआरटी बुक में ईयर दिया होगा वही आपको फॉलो करना है ईयर। तो जिस साल दिया होगा वही साल आपको फॉलो करना है। दैट विल बी योर राइट आंसर। राइट हो या रॉन्ग हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वही सही माना जाएगा एनसीईआरटी में जो है, इसीलिए उसी ईयर को फॉलो करिएगा। एक बार आप लोग अपने एनसीईआरटी के बुक में वेरीफाई कर लीजिएगा। एनीवेज, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। 3 सेकंड्स का टाइम देते हैं। 3, हे भगवान, 2, 1, स्क्रीनशॉट इज डन। तो क्या था पहला एक्सपेरिमेंट? जो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट।
स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, और ये आपको बताना है हमें, ये होमवर्क एक तरह का, ये भी एक होमवर्क है कि ये किस साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। 3 ऑप्शन देते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, उसके बाद रॉबर्ट हुक। पांचवा भी ऑप्शन, एक और ऑप्शन नहीं देते आप, ठीक है, और वो ऑप्शन है ठीक है, 5 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आप चूज करके मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा आंसर है। स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किसने डिस्कवर किया? ठीक है, चलिए अपने अपने एक बात बताइए, अपने अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, तो क्योंकि हमने अभी जस्ट बोल दिया था, अपने अपने कमेंट बॉक्स में डालिए तो आंसर क्या होगा। हमने जस्ट अभी बोल दिया था इसका आंसर। यस कुंदन, सही है आपका आंसर। यस ऋषिका, सही है आपका आंसर। सुप्रिया सही, सुप्रिया का आंसर गलत है। नितेश का आंसर सही है। हाँ, अमरजीत का आंसर सही है। नितेश राजन सही है। भारती कुमारी गलत है। अमरजीत कुमार सही है। ईशांत करण गलत है। नहीं नहीं, निधि गलत है, रॉन्ग, सॉरी। नहीं नहीं मीनू, आपका भी गलत है। यस प्राची सही है। एमजे अरीज गलत है भाई। रिधिमा नो 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 नो, सिद्धि नो। चलो, जैसे गलत आंसर आप लोग बता रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम ही बता देते हैं। यहाँ पे कई सारे सही आंसर्स भी आए। जो सही आंसर दिया है कांग्रेचुलेशंस, आपका आंसर सही है। जो गलत आंसर दिया है नो प्रॉब्लम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। रॉबर्ट कोच, वो साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट कोच। आप लोग मुझे चैलेंज कर सकते सर ये गलत है, ठीक है, ये मुझे चैलेंज कर सकते हो कि सर ये गलत है। तो अगर आप लोग कोई प्रूफ कर देता है कि सर ये गलत है, तो को एक छोटा सा इनाम देंगे, ठीक है। तो एक बुक में घर जाकर अपने रेफरेंस बुक से इसका पता लगाइए। हो सकता है कि हम यहाँ पे गलत बता रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो रेफरेंस बुक में जाकर पता लगाइए और मुझे प्रूफ करिए और इसको गलत साबित कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि है क्या एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह है, स्वान नेक। स्वान नेक मतलब क्या? स्वान का मतलब होता है एक तरह का बकुला ना, बकुला, आपने बगुला या बकुला सुना होगा। स्वान, स्वान इंद्रिया। जैसे एक कहावत कहा जाता था कि विद्यार्थी पंच लक्षणम, है ना, एक संस्कृत में एक इसको क्या बोले ये पता नहीं, श्लोक है कि क्या है, लेकिन विद्यार्थी का 5 लक्षण है, उसको संस्कृत में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। क्या एक्सप्लेन किया गया है? तो कई 5 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? तो अल्पहारी, जो कम खाना खाए। गृह त्यागी, जो गृह यानी घर, घर को जो त्याग करे। अल्प मतलब कम, ठीक है। अल्प आहार, जो अल्प आहार लेता हो, जो कम आहार लेता हो, अल्पहारी, ठीक है। गृह त्यागी, दूसरा घर जो त्याग देता हो, ठीक है। अल्पहारी, गृह त्यागी, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे ठीक है, कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं कि सर ये गलत है, लुईस पैस्चर आंसर सही होगा। वही तो हम बोल रहे हैं कि आप मुझे बताइए, हो सकता है कि लुईस पैस्चर सही हो, ठीक है। हमने तो सिर्फ आपको ऑप्शन दिया है, आप लोग मुझे ढूंढकर इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, हम बता दिए, हम आंसर नहीं बताएंगे, मुझे आंसर पता ही नहीं है, ठीक है। हम बताएंगे गलत हो सकता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग मुझे बताओ इसमें कौन साइंटिस्ट हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे, ठीक है। हम इसका सही जवाब अगली क्लास में आपको बताएंगे। हर टाइम गूगल सही नहीं होता है और हर टाइम गलत भी नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। तो गूगल में सर्च करने से अच्छा अपने बुक में सर्च करें, ठीक है। एनीवेज चलिए आगे अगले क्लास में बताएंगे आपको, इसका हम कंफर्मेशन अगले क्लास में कर देंगे। नाउ
अल्पहारी गृहत्यागी स्वान इंद्रिया, स्वान इंद्रिया यानी ये स्वान इंद्रिया, स्वान की तरह नींद, ठीक है। काग चेष्टा, काग चेष्टा यानी कौवे जैसा चेष्टा, चेष्टा मतलब इच्छा, काग चेष्टा। बको ध्यानम, बको ध्यानम मतलब बकुला जो होता है, बकुला उसके जैसा ध्यान, यानी जब मछली के पानी में देखता है कि मछली आया, इतना उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर रहता है कि करेक्ट जब मछली आता है चोंच मारता है और निकाल लेता है। बको ध्यानम, ठीक है। स्वाइन इंद्रिया यानी सोना कैसा चाहिए, इस स्वान की तरह सोना चाहिए, ठीक है। बको स्वान इंद्रिया, बको दे तो 5 लक्षण है, विद्यार्थी पंच लक्षणम, ठीक है। क्या क्या है, अल्पहारी गृहत्यागी अल्पहारी गृहत्यागी स्वाइन इंद्रिया कागचेष्टा बको ध्यानम, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। 5 जो होते हैं, 5 थियरी, यही थियरी कहा जाता है कि यही लक्षण होता है विद्यार्थी का, और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। ज्यादा खा लीजिएगा नींद आने लगेगा, ज्यादा सोइएगा तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे होंगे जो मिस हो जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, जो अपॉर्चुनिटीज को मिस करता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं इस धरती पर, ठीक है। तो इसीलिए अपने अपॉर्चुनिटीज को कभी मिस मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लीजिए, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक बार आते हैं, ठीक है। और बहुत ही कम समय का अपॉर्चुनिटी होता है, उसी टाइम के अंदर अगर ग्रैब कर लिया सक्सेस हो जाओगे, छोड़ दिया कह रहे बाद में देखा जाएगा, बाद में ही देखते रह जाओगे। इसीलिए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब मत करिए, ठीक है। कम खाइए, हेल्दी खाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाइटिंग करने लगो, कुछ खाओ ही नहीं, नहीं खाओ, बैलेंस्ड डाइट खाओ, जितना खाना चाहिए उतना ही खाओ, ठीक है। जितना एक दिन का कैलोरी लेना चाहिए उतना ही कैलोरीज आप लो, ठीक है। ये सब चीजों का ध्यान रखो, तब जाके ब्रेन भी आपका फोकस्ड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, एक्टिव रहेगा, बॉडी भी एक्टिव रहेगा और अच्छा काम कर पाओगे, ठीक है। अच्छा पढ़ाई कर पाओगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, फोकस कर पाओगे, ठीक है। ये सब चीजों का ध्यान रखिए। नाउ ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट में स्वान नेक यानी जो स्वान का नेक होता है वो किस तरह का होता है। तो मान के चलिए कि ये आपका चोंच है, ये है स्वान, स्वान का नेक कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। स्वान का नेक कुछ इस तरह से होता है, बेंड होता है ना, बेंड होता है, राइट, कुछ इस तरह से बेंड होता है। तो इसी तरह से उनका भी एक जो फ्लास्क लिए थे, जो फ्लास्क उन्होंने यूज किया था, वो फ्लास्क भी कुछ इस तरह का नेक का फ्लास्क था, ठीक है। वो क्या फ्लास्क था हम आपको डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह का फ्लास्क उन्होंने लिया, ठीक है, कुछ इस तरह का फ्लास्क उन्होंने लिया, और ये स्वान के नेक जैसा फ्लास्क है। इन्होंने साइंटिस्ट ने इस तरह का एक फ्लास्क लिया, और इस फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क पे कुछ मटेरियल्स भर दिए, पानी, ठीक है, पानी या कुछ फ्लूइड भर दिया, यहाँ पे न्यूट्रिएंट भर दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड भर दिया या कुछ लिक्विड भर दिया, यहाँ पे जो भी कहिए, कुछ मटेरियल यहाँ पे भर दिया, और बोला कि भाई कितना दिन तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, कितना दिन तक आपको हम इसको छोड़ दे ऐसा ही पैदा हो जाएगा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, बताइए। तो लोगों ने कहा इतने दिन छोड़ दीजिए, इतने दिन छोड़ दीजिए। तो कुछ 15-20 दिन या 1 महीना, मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड तक उन्होंने इसको बिना डिस्टर्ब किए, इसका जो माउथ है इसको बंद करके, इसका माउथ को क्लोज कर दिया, क्लोज करके इन्होंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। और इतना बड़ा इसलिए बनाया कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, चांस ना रहे कि कुछ भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर सके, इसीलिए इतना बड़ा हो सकता है, और कई भी और रीजंस हैं। एनीवे, तो ये फ्लास्क नेक है, और ये फ्लास्क नेक के माउथ को क्लोज कर दिया गया, सील कर दिया गया, इसमें कुछ मटेरियल डालकर, न्यूट्रिएंट हो सकता है या कुछ फ्लूइड मटेरियल डालकर इसको सील कर दिया गया। सील करके कुछ दिन तक छोड़ दिया साइंटिस्ट ने, छोड़कर उन्होंने क्या किया, बोला कि अब इसमें ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। कई दिन बीत गए, यहाँ पे एक भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। फिर साइंटिस्ट ने कहा अब हम एक काम करते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे कैसे। इन्होंने क्या किया, इसको, इस माउथ को ओपन कर दिया, इसको तोड़ दिया, इसको माउथ को क्या कर दिया, ओपन कर दिया,
और कुछ ही दिनों में यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें पैदा ले लिए, प्रोड्यूस हो गए, कई सारे इसमें ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो गए। नितेश रंजन अपना हाथ नीचे कर लीजिए, स्क्रीन पे डिस्टर्बेंस हो सकता है औरों को देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फॉर्म हो गए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए। अब उन्होंने कहा कि देखा क्यों यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन था, यहाँ से एयर पास हुआ। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, एयर पास हुआ, और एयर में सराउंडिंग में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, और वो एयर के माध्यम से, एयर के मीडियम के थ्रू वो अंदर में गए, और वहां पे क्या हुए, वहां पे उनको न्यूट्रिएंट मिला, मीडियम मिला, वो सब मीडियम से वो क्या किए, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस किए, अपने आप को क्या किए, रिप्रोड्यूस किए, और यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो गए। तो ये किसने कहा, ये किसने कहा, ये कहा साइंटिस्ट ने। जो साइंटिस्ट, इनमें से कोई एक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रॉबर्ट कोच हो, रॉबर्ट हुक भी हो सकते हैं, जीजे मेंडल हो सकते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, लुईस पैस्चर, कोई भी हो सकता है। सही आंसर हम अगले क्लास में बताएंगे। इसमें से क्यों हम इसको मार्क किए, क्योंकि कई सारे मैक्सिमम लोगों ने रॉबर्ट कोच बताया, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, हम इसका राइट आंसर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग मुझे बताइएगा कि सही आंसर क्या होता है। गूगल पे भरोसा नहीं करिएगा, गूगल कभी कभी सही बताता है, गलत भी बता सकता है, इसीलिए अपने बुक पे भरोसा करिएगा, गूगल पे नहीं। एनीवेज, तो ये प्रूफ किया कि जो साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो ने कहा वो सही कहा, रुडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट दिया वो सही है, वो प्रूफ किया इनमें से कोई एक साइंटिस्ट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ में आया कि इसमें जब एयर मॉलिक्यूल्स अंदर गया तो एयर में पैथोजन है, ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर गया, इसको मीडियम मिला उस ऑर्गेनिज्म को, और यहाँ पे ये रिप्रोड्यूस किया, मल्टीप्लाई किया और रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, और रिप्रोड्यूस करके कई सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस हुए। जब तक ये माउथ क्लोज था तब तक यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुए, क्योंकि जब तक ये माउथ क्लोज था तब तक यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल नहीं गए, कोई भी यहाँ पे पास नहीं किया, तो पैथोजन आने का चांस ही नहीं था, एंट्री ही नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे पैथोजन हो सकता है, कोई और सेल हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसके पासेज नहीं था, यहाँ पे एंट्री बंद था, इसीलिए यहाँ पे एंटर नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ग्रो नहीं किया। जैसे हमने वो पाथ खोल दिया, यहाँ पे ग्रो कर गया। This proves that Rudolf Virchow's statement, omnis celluli cellulae, which means all cells come from pre-existing cell, is 100% correct. ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम कुछ इंडियन और तेलुगु नाम से मिक्स नाम था, लेकिन वो इंडियन नहीं थे, वो फॉरेनर थे। ठीक है, क्या नाम था, तो उनका नाम भी आप लोग हमें बताइएगा क्या है। हम उनका छोटा सा दे देते हैं, हिंट दे देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। एफ से शुरू होता है, ठीक है, ये आपको इतने लेटर्स होंगे उनमें, उनके नाम में, और 3 वर्ड हो सकता है, मे बी उनके 3 ब्रेकेज हो। ठीक है, और ये तीनों एक ही नाम है। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्लास्क एंड मीट एक्सपेरिमेंट, और उसमें उन्होंने मीट एंड जार एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। नहीं नहीं, रूसवेल्ट में थोड़ी, इतना इतना वर्ड थोड़ी है रूसवेल्ट, है ना, तो इतना लेटर, सॉरी, इतना लेटर थोड़ी है रूसवेल्ट। तो मीट एंड जार एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और मीट एंड जार एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। क्या है मीट एंड जार एक्सपेरिमेंट, वो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे मीट एंड जार एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है, ये साइंटिस्ट, जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट 3 जार लिए। क्या किए, 3 जार, बर्नी, जार मतलब बर्नी होता है ना, आचार का बर्नी होता है, आप लोग घर में होगा, तो ऐसे ही 3 ग्लास जार उन्होंने लिया, 3 ग्लास जार उन्होंने लिया, एक, दो, और 3, 3 जार उन्होंने लिया। इस 3 जार में पहला जो जार है
ठीक है, लेकिन लगाने से पहले अच्छा सॉरी, एक छोटी सी चीज भूल गए। क्या भूल गए? इसके अंदर मीट का टुकड़ा, एक छोटे से मीट का टुकड़ा इन्होंने डाल रखा था। ठीक है, बंद करने से पहले, इसको क्लोज करने से पहले इसके अंदर छोटा सा मीट का टुकड़ा डाल रखा था। ठीक है, मीट का टुकड़ा है। ठीक है, क्या है? मीट का टुकड़ा है। उन्होंने क्या किया था? मीट का टुकड़ा डाल रखा था। ठीक है, क्या है? मीट का टुकड़ा है। मीट का टुकड़ा। अब ये जो हमारा पहला जार, ये जार नंबर ए है, ये जार नंबर ए, ये जार नंबर बी है, और ये जार नंबर सी है। ठीक है, अब ये क्या किया? कुछ दिनों तक इसको छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या किया कि इसको ऑब्जर्व किया। जब कुछ दिनों के बाद जब इन्होंने ऑब्जर्व किया इसको, तो उन्होंने क्या पाया? तो ये जो जार नंबर ए है, इस मीट के टुकड़े के ऊपर कई सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रोथ मिला। कई सारे ऑर्गेनिज्म का उनको ग्रोथ मिला। अबंडेंट ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे उनको देखने को मिला। ठीक है, कई सारा ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ पे इसके अंदर, इसमें तो जार, इसके मीट में तो कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ का जो ट्रेस अमाउंट, ट्रेसेस है, वो इस क्लॉथ पे मिला। क्लॉथ पे इस ग्रोथ का ट्रेस मिला। और इस कॉर्क पे कोई भी मीट का टुकड़ा, ना ही इस बॉक्स पे, ना ही इस मीट के टुकड़े पर कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं दिखा इनको। ठीक है, यहाँ पे देखकर कई सारे इंसेक्ट्स यहाँ पे बन बना रहे हैं, कई सारे इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहा है, कुछ पास नहीं कर रहा है, और इसीलिए इस पे कोई ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर रहा है। दिस प्रूव्स दैट ये जो जार है, इसमें एयर पास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सेल जो है वो पास करके यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हल्का सा पासेज है, इसके वजह से यहाँ पे कुछ ट्रेसेस दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पे बिल्कुल भी पास नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एयर टाइट है, इसमें कोई भी चीज पास होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। विच मीन्स अगर जब तक कोई सेल इसके अंदर पास नहीं करेगा, कोई सेल नहीं आएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा सेल का। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट रुडोल्फ विर्चोस स्टेटमेंट omnis cellulae, ठीक है, सेल्यूला या सेल्यूले जो भी है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, स्टेटमेंट सही है। किसने प्रूव किया? दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर प्रूव किया। ठीक है, क्या था एक्सपेरिमेंट? तो ये साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया? तीन जार लिया और तीन जार में एक एक मीट का टुकड़ा डाल दिया। तीनों जार में एक एक मीट का टुकड़ा डाल के पहला जार ए को खुला छोड़ दिया। जार बी के ऊपर मुस्लिन क्लॉथ, इन्होंने क्या लिया? मुस्लिन, एक तरह का सिल्की क्लॉथ होता है मुस्लिन क्लॉथ। मुस्लिन एक मटेरियल है, ठीक है, मुस्लिन का क्लॉथ, उसको ढक दिया। तीसरा कॉर्क, ठीक है, कॉर्क से इसको एयर टाइट ढक दिया और कुछ दिन तक छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट के लिए, एज इट इज, बिना डिस्टर्ब किए इसको छोड़ दिया, विदाउट डिस्टर्बिंग। नाउ इसके बाद जो उनके ऑब्जर्वेशन, जिस दिन ऑब्जर्वेशन करना था उस दिन आए, जब ऑब्जर्वेशन किया तो क्या देखा कि पहला जो जार था इसमें कई सारे ऑर्गेनिजम्स इस मीट के टुकड़े पर ग्रो कर चुके थे। इस मुस्लिन क्लॉथ पे थोड़ा सा ट्रेस था, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेस अमाउंट नहीं था, ना ही कोई भी ग्रोथ का यहाँ पे साइन दिखा। सो दिस प्रूव्स कि ये जो एयर पासेज है इसके थ्रू ही ऑर्गेनिजम्स गए होंगे और इस मीट के टुकड़े पर ग्रो किए होंगे। यहाँ पे पासेज, हल्का फुल्का पासेज हो सकता है मे बी, इसीलिए यहाँ पे ट्रेस अमाउंट में कुछ कुछ दिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पासेज का कोई चांस नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखा। ठीक है, सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड that omnis cellulae is 100% right statement। रुडोल्फ विर्चो का ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तब जाके हमारे सेल थियरी में ये एक पॉइंट ऐड किया गया। ठीक है, कौन सा पॉइंट? omnis cellulae, which means all cell comes from pre-existing cell। और इस पॉइंट के ऐड करने के बाद, ठीक है, इस पॉइंट के ऐड करने के बाद इस पूरे
सेल थियरी को हम अब मॉडर्न सेल थियरी कहने लगे। क्या कहने लगे? मॉडर्न सेल थियरी। तो इसका पॉइंट क्या क्या? पहला, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हम ये कहेंगे कि हमारा जो सेल है वो किससे बना है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। ठीक है, तो और उसके बाद सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट। तो ये सब पॉइंट्स हम सेल थ्योरी में ऐड कर सकते हैं। अब ये सेल थ्योरी क्या कहलाएगा? अब ये सेल थ्योरी मॉडर्न सेल थ्योरी कहलाएगा। ठीक है, तो सेल थियरी जो है वो क्या प्रूव किया कि हमारे जो सेल्स वो अपने आप स्पॉन्टेनियस जेनरेशन से ऑरिजिनेट नहीं होते, स्पॉन्टेनियसली नहीं ग्रोथ करते, ना ही कोई भगवान का चमत्कार है, ना ही भगवान ने इसको पैदा किया है। ठीक है, वो ग्रो करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले से यहाँ पे कोई सेल होगा और उसी सेल से ये ग्रो कर रहे हैं। तो ये थियरी को प्रूव किया गया, और ये प्रूव किया गया कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या था आप लोगों को क्लियरली पता हो गया होगा। और अगेन ये होमवर्क है कि आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर को जो भी हमने बोर्ड पर लिखा, जो भी डायग्राम बनाया, जो भी बोर्ड पे लिखा, वो सब चीजें को आपको नोट्स में कॉपी करके मुझे भेज देना है। ये भी आपका एक होमवर्क है। ठीक है, आप लोगों का ये भी एक तरह का होमवर्क है। तो अगर इसमें कोई डाउट अगर आपको मिला, अभी सेल थियरी हमने आज डिस्कस किया, हमने आज सेल थियरी डिस्कस किया। अगले क्लास में हम सेल का साइज, सेल का स्ट्रक्चर और आगे का सेल का कंपोनेंट हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में कोई भी अगर डाउट हुआ होगा, ठीक है, तो कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप पे अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या फिर पर्सनली भी हमें मैसेज करके अपना क्वेश्चन या अपना डाउट पूछ सकते हैं। ज्यादातर कोशिश करिएगा कि ग्रुप में ही अपना क्वेश्चंस डालें। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आज का ये लेक्चर बहुत ही आपको इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऑल राइट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 सेकंड का टाइम दे रहे। 3, 2, 1 डन। एनीवे, चलिए नाउ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।